मैं 16 साल की थी। तब स्कूल के चौकीदार ने मेरी इज्जत लूट ली थी। जब यह बात माँ को पता चली तो माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन 2 महीने बाद पता चला कि मैं पेट से हूँ। यह सच्चाई जानकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। लेकिन मेरी माँ गुस्सा होने के बजाय नाजायज बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और मेरी खूब देखभाल करने लगी। कुछ महीनों बाद माँ की सच्चाई जानकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे नाजायज बच्चे के साथ सभी स्टूडेंट स्कूल से बाहर जा रहे थे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक महसूस नहीं हो रही थी। मैं मरे मरे कदमों के साथ उठकर स्कूल आई थी। माँ को कई बार मना भी किया कि आज छुट्टी कर लेती हूँ, मगर मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हारी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, इसलिए स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ मेरी पढ़ाई के प्रति काफ़ी सख्त थी, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और वह चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूं और पापा का सहारा बनूं। पापा एक फैक्ट्री में नौकर के तौर पर काम करते थे। उनकी तनख्वाह सिर्फ 1,000 थी, जिसमें हमारा गुजारा बेहद मुश्किल था। हम अपना गांव छोड़कर इस शहर में आकर बस गए थे। यह शहर भी कुछ खास बड़ा नहीं था, मगर फिर भी हमारे गांव से बेहतर ही था। यहाँ पर अच्छे स्कूल थे। मेरी माँ ने यहाँ आते ही मुझे स्कूल में दाखिला दिला दिया और हर दिन रोज मुझे स्कूल भेजने लगी थी। मैं यूँ तो बहुत होशियार थी, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, मगर ये स्कूल मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि यहाँ का चौकीदार, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी और ओठ काले कोयले जैसे थे, उससे मुझे अजीब सी घिन महसूस होती थी। मैं अक्सर उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाया करती थी। मैं महसूस करती थी कि वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर जब भी मैं उसके करीब से गुजरती तो बहुत तेज रफ्तार से वहाँ से गुजर कर चली जाती थी। अगर वो कुछ कहना भी चाहता तो मैं सुनी को अनसुनी कर देती थी। मैं अक्सर देखती रहती थी कि वह कम उम्र की लड़कियों को रोककर ना जाने उन्हें क्या कहता था, और लड़कियां बहुत डर जाती थी और फौरन वहाँ से चली जाती थी। मुझे उसकी नीयत पर शक था। उसके चेहरे से हैवानियत साफ झलकती थी, मगर हैरत की बात यह थी कि सब टीचर्स इस बात को इग्नोर करते थे। हालांकि उनको इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था कि उस चौकीदार की क्या हैसियत है कि वह बच्चों को रोककर उनसे बात करे और उनके घरेलू मामले को डिस्कस करे। घर के हालात मेरे भी बहुत ख़राब थे। मैं ना चाहते हुए भी रोज़ाना स्कूल चली जाती थी, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं कुछ बन जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैंने सोच ही लिया था कि मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, बल्कि नौकरी करके मेरे माँ और पापा का सहारा बनूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी मुझ पर इतना सितम ढाएंगी। मैं बेबस होकर रह जाऊंगी और इतनी कम उम्र में ही मैं इस जालिम चौकीदार की हवस का निशाना बन जाऊंगी। आज जब मैं नींद से जागी तो मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ते में भी क्या, सिर्फ चाय और पराठा। मैंने उठकर शावर लिया। आज मुझे अपना वजूद बहुत गर्म महसूस हो रहा था और मेरा दिल भी बहुत बेचैनी के साथ धड़क रहा था, जैसे आज कुछ गलत मेरे साथ होने वाला था। मेरा हरगिज़ दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आज स्कूल जाऊँ। मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियाँ सुबह को बस में स्कूल जाया करती थी। मैं अकेली लड़की थी जो पैदल चलकर स्कूल जाती थी और अपने पैसे बचाती थी, ताकि बुरे वक्त में मेरी माँ की दवाइयों के काम आ सके। मेरी माँ को आधे सर के दर्द की बीमारी थी। वो अक्सर इस सर दर्द की वजह से बेहोश हो जाती थी। पापा भी हमेशा उनके लिए फिक्रमंद रहते थे कि उनकी दवाई वक्त पर चलती रहे। हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिश इसलिए ही दबा लेते थे ताकि माँ की बीमारी की दवा आ सके। माँ भी तो हम सबका सहारा थी, जो इस घर को चला रही थी, क्योंकि मेरी माँ का कोई बेटा नहीं था और उसने मुझे ही अपना बेटा दे समझा था। मैं देखते आ रही थी कि मेरी माँ को बेटे की बहुत चाहत थी, मगर ऊपर वाले को यही मंजूर था कि हम सिर्फ 2 बेटियां ही थी। मेरी माँ के नसीब में आई थी। मेरी छोटी बहन सिर्फ 4 साल की थी और वह माँ के साथ घर पर ही रहती थी। मैं अब 16 साल की हो गई थी। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और माँ ने मेरा नाश्ता मेरे सामने पेश किया। मैंने बिना माँ के साथ सिर्फ 2 निवाले पराठे खाए और आधा कप चाय पीकर मैं स्कूल के लिए रवाना हो गई। चलते चलते मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। मैंने बहुत मुश्किल से क्लास अटेंड की और मेरा सर चकराने लगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारी लड़कियां तेज तेज रफ्तार के साथ स्कूल से बाहर निकल रही थी, जबकि मेरे कदम मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें उस खाली स्कूल में बंद हो गई।
जहाँ पर सिर्फ वह हैवान चौकीदार ही मौजूद था और उसने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया। मेरी बेबसी का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया था। फिर जब वह अपनी घटिया इरादों में कामयाब हो गया, तो उसने मेरे मुँह पर पानी की बोतल उड़ेल दी, जिससे मैं कुछ होश में आई। उस पानी की छींटे से मेरी आँखें खुल गई। मैंने अपने आस-पास देखा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और वो दरिंदा आदमी मुझे देखकर हँस रहा था और कहने लगा कि कैसे तुम मुझसे नज़रें चुराकर भागती थी, आज मैंने तुझे हासिल कर लिया। मैं चीख मार कर रोने लगी, मगर वह मेरे गुहार सुनने वाला कोई भी नहीं था। मैं बर्बाद होकर रह गई थी। फिर उसने मुझे कहा, चल अब बाहर जा, मुझे स्कूल का ताला लगाना है। मैं पहले ही बहुत मुश्किल के साथ चलकर यहाँ आई थी और अब जाना तो मुझे बहुत कठिन लग रहा था। मैंने पहले तो सोचा कि यह सारी बात जाकर मैं मेरी माँ को फ़ौरन ही बता दूंगी, पर फिर माँ की बीमारी का ख्याल आया, क्योंकि मेरी माँ जब भी कोई परेशानी की बात सुन लेती तो फ़ौरन ही उनके सर में दर्द हो जाता और वह बेहोश होकर गिर पड़ती थी और मैं माँ को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि यह बात मैं सारी उम्र अपने दिल में दबा कर रखूँगी और किसी को मालूम होने नहीं दूँगी कि उस चौकीदार ने मेरे साथ क्या कर दिया है। मुझे मालूम था अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मेरी आँखों से आँसू लगातार बह रहे थे। मैं मरे-मरे कदमों के साथ उठी और वहाँ से जाने लगी। चौकीदार मुझे जल्दी-जल्दी से जाने के लिए बोल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस चौकीदार को वहीं पर गोली मारकर कत्ल कर दूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आस-पास देखते हुए आ रही थी कि इस वक्त स्कूल से मुझे निकलते हुए कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि स्कूल उस वक्त था वीरान हो चुका था। वहाँ पर कोई भी मेरे और उस चौकीदार के अलावा नहीं था। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि उस वक्त मुझे किसी ने भी स्कूल से निकलता उस चौकीदार के साथ देख लिया तो ज़रूर मुझ पर शक की नज़र लगेंगी। अपने दिल ही दिल में डर रही थी, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि हमारा स्कूल एक ऐसे इलाके में था जहाँ पर ज़्यादातर किसी का आना जाना नहीं होता था। हमारे शहर के बाजार और दुकानें शहर के दूसरे साइड पर लगते थे। स्कूल को खास तौर पर उन शोर शराबे वाली चीज़ों से हटकर ही बनाया गया था। मैं अब सारे रास्ते दिल ही दिल में यह दुआ करती आ रही थी कि भगवान करे यह मेरी बात हमेशा राजी बनकर रह जाए और किसी को भी पता ना चले, वरना मैं दुनिया में किसी को भी अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुँची तो मुझे एक अंकल की आवाज़ सुनाई दी, जो कि माँ के साथ बहस कर रहा था कि आपको लड़की को इस तरह घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। हमारे गांव की कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती थी और न ही पढ़ी लिखी है, इसलिए अब आपको अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए। वो पूरे 16 साल की हो चुकी है और 2 सालों बाद ही मैं अपने बेटे की शादी करने के लिए आ जाऊंगा। मैं उस अंकल के बेटे की मंगेतर थी और हमारे यहाँ बचपन में ही मंगनी कर दी जाती थी, इसलिए मेरे इस अंकल ने मेरी माँ से अब मेरी शादी की बात कर रहे थे। अंकल की बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, हमेशा नौकरी करके माँ और पापा का सहारा बनूंगी, पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत डर लग रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी के सहारा जीना चाहती थी। मैंने सोचा कि मेरी माँ को बोल दूंगी कि अंकल को शादी के लिए हाँ कर दे, क्योंकि अगर यह बात किसी को भी मालूम हो गई कि चौकीदार ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है तो शायद फिर तो मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा और मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठकर रह जाऊंगी। और मेरी माँ उस अंकल को साफ इनकार कर रही थी कि मेरी काजल की अभी उम्र ही क्या है, वह पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही चाहती थी कि काजल पढ़ लिख कर कोई नौकरी करेंगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों को शादी की इतनी जल्दी होगी। मेरी माँ की बातों के सामने अंकल को हार माननी पड़ी और वह नाराज होकर हमारे घर से चले गए। मैंने दरवाजे से अंकल को निकलते देखा तो वह वहीं पर उनको प्रणाम बोल दिया। अंकल ने भी मेरे सर पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। मैं मरे मरे कदमों के साथ चल रही थी तो मेरी माँ मुझे देखकर थोड़ी परेशान हुई। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ गई कि माँ को पता चल चुका है कि मुझे कुछ हुआ है। मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी। मैंने उसको कहा कि मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, पर मेरी माँ ने ज़रा इंतज़ार ना किया और मुझे कहा, नहीं अभी और इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। मैं माँ के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू गिरकर मेरे कमीज के दामन को भिगो रहे थे। मेरी माँ ने मुझे
रोते हुए देखकर कहा कि काजल बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी यूं बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम्हारे ख्वाब पूरे होने में आखिरी कोशिश तक मदद करूंगी। मैं तुम्हारे अंकल से तो क्या, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, पर तुम्हारी शादी बर्बाद होने से ज़रूर बचा लूंगी। मेरी माँ को लग रहा था कि मैं अंकल की बातें सुनकर रोए जा रही हूँ। शादी छोटी उम्र में हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर बात तो कुछ और ही थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए मेरी आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मैं मेरी माँ को बता ही नहीं पा रही थी। मैंने आंसू बहाते हुए धीमी सी आवाज़ में माँ को कहा कि माँ, अंकल को शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी यह बात सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई थी कि आखिर मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। माँ ने मुझसे कहा कि काजल, तू होश में तो है, बोल क्या रही है कि मैं तुम्हारी शादी इसी उम्र में करवा दूँ। मैंने माँ को कहा कि हाँ माँ, मैं होश में हूँ और मैंने यही सही फैसला किया है। माँ, आपको अंकल को शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैं ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके लगातार रोती रही। मेरी माँ मेरे दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या बात है, क्या उस अंकल ने या उसके बेटे ने कुछ कह दिया है या डराया धमकाया है। पर ऐसी कोई बात नहीं थी। माँ को गलतफहमी रही थी कि जरूर मुझे अंकल या उसके बेटे ने ही कुछ बोला था, तभी मैं उनकी वजह से डर कर शादी के लिए हाँ बोल रही हूँ। मैंने माँ के ज़्यादा देर चिल्लाने पर दरवाज़ा खोल दिया तो मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, बताओ मुझे। मैं आज ही तुम्हारे अंकल के घर जाऊंगी। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को डराते धमकाते हैं। मैं अपनी बेटी की खुद परवरिश की हूँ। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से नहीं करना चाहती या मेरी बेटी उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती तो वह इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंकल से कल ही बात करूंगी कि मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवाना चाहती। मैंने माँ को कहा कि माँ, यह बात नहीं है, आप समझ रही है, बात दरअसल कुछ और है। मेरा इतना ही कहना था कि माँ जो लगातार बोले जा रही थी वो एकदम से चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं कुछ भी पता लगने नहीं दूंगी, पर अब जब अंकल को शादी के बारे में बोलते हुए सुना तो अब मैंने भी यही फैसला कर लिया है कि अब मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यह बात खुल जाती तो मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैंने माँ को सारी हकीकत बता दी तो मेरी माँ नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने पीटने लगी। मेरी माँ की इस तरह की बातें सुनकर तो मेरा भी कलेजा फट गया था और मुझे अपनी ज़िंदगी खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। जब मेरी माँ रो रो कर बोल रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मैंने मेरी माँ को बोला कि माँ, इसी वजह से तो मैं बोल रही थी कि आप अंकल को शादी के लिए हाँ कर दो। माँ ने तो कहा कि मैं लड़के के बाप को हरगिज़ शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बेइज्जती करके घर से निकाला है, तो मैं उसको अब इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे बोल सकती हूँ। मेरी माँ ने उसी वक्त मुझे स्कूल जाना रोक दिया कि मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर ख़त्म कर दूँ और आइंदा कभी भी स्कूल ना जाऊँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी माँ ने मुझसे सारी बातें पूछी कि वहाँ पर चौकीदार के अलावा और कौन मौजूद था, या फिर मुझे स्कूल से निकलते वक्त किसने देखा, पर मुझे वहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आया था। इसलिए मैंने माँ को बताया कि वहाँ पर चौकीदार के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट वहाँ उस वक्त जा चुके थे। वहाँ पर सिर्फ मैं और वह चौकीदार मौजूद था। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझसे चला नहीं गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसी बात का उस चौकीदार ने फ़ायदा उठाकर मेरे साथ बहुत ही हैवानियत हरकत की थी। मेरी माँ ने अब सख्ती से इनकार कर दिया कि मैं घर से एक कदम भी बाहर ना निकालूं। इसलिए मैंने अब अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह गए। मेरी माँ ने पापा को भी इस बारे में कुछ न बताया और मुझे भी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा। मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ डरी थी इस बात के बारे में किसी को भी पता ना चले। मेरी माँ ने अब घर से मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मेरे दिमाग और दिल में यह डर और यह बात बिल्कुल नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ हादसा भी बहुत बड़ा हो चुका था और यह ना भूलने वाला था। मैं दिल ही दिल में उस चौकीदार को बद्दुआ देती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे सपने चकनाचूर होकर रह गए थे। मेरा पढ़ लिख कर नौकरी करने का जो सपना था वो अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता था और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। तकरीबन इस बात को जब पूरे 2 महीने गुजर गए तो मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मेरे सर चकराने लगा और मेरा कुछ भी खाने को दिल न करता।
मेरी माँ मुझे तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाती कि शायद कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए और मैं पेट भर कर खाना खा सकूं, पर मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि मेरी माँ ने मेरा अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत ना पड़े, खाना खाकर मेरे जिस्म में ताकत आ जाए। पर मेरी तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। पहले चक्कर आते थे, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था, अब तो मुझे उल्टियाँ भी शुरू होने लगी थी। यह सब कुछ क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। यह सब कुछ होने के बाद मेरी माँ बहुत ही घबरा गई थी। मैं बहुत डर रही थी। मेरी माँ ने रात के पहर मुझे एक बड़े काली चादर उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने के बारे में सोचा था। हम जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे तो तकरीबन अस्पताल के सारे डॉक्टर्स जा चुके थे। बस एक ही डॉक्टर वहां मौजूद थी जो कि अभी उठकर जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरी माँ जानबूझकर ही देर से अस्पताल आई थी कि शहर के आधे लोग तो घरों में ही जा चुके होंगे, क्योंकि माँ अब मुझे सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। डॉक्टर ने पहले तो हमें कल आने के लिए बोला, तो माँ ने उनकी मिन्नतें करने लगी कि पहले मेरी बेटी का चेकअप कर लो, अब कल सुबह नहीं आ सकते, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम गांव के रहने वाले हैं, ताकि डॉक्टर मेरा चेकअप करे और कल वापस आने के लिए ना बोले। डॉक्टर ने मेरी हालत पूछी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला। वो टेस्ट भी कुछ ऐसे ही थे जिनकी रिपोर्ट हमें उस वक्त मिल गई थी। हमें ज़्यादा वक्त ना लगा। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और साथ ही मेरी माँ को मुबारकबाद भी दी। यह खबर सुनते ही मेरी और मेरी माँ की तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। क्या सोचा था और क्या हो गया था। हमने तो यह बात सबसे छुपाने के लिए सोचा था कि यह बात कभी भी किसी को मालूम होने नहीं देंगे, पर अब तो मैं माँ बनने वाली थी। यह खबर अब ज़्यादा दिन छुप कर नहीं रह सकती थी। डॉक्टर से दवाई लेकर हम सीधा घर गए तो मेरी माँ बहुत रोने लगी। मेरी माँ ने कहा कि अब हमें बदनाम होने से कोई भी रोक नहीं सकता, अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं कैसे सामना करूंगी तुम्हारे अंकल और हमारे खानदान वालों से, जिससे हमने लड़ झगड़ कर शहर आए थे। वो लोग तो ताने दे देकर मुझे मार ही देंगे। यह दिन देखने के लिए तुम शहर आई थी। माँ के साथ साथ मैं भी रोई जा रही थी, क्योंकि अब रोने के सिवा जिंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दिन धीरे धीरे से गुजर रहे थे। मैं घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी, क्योंकि जब से माँ को यह खबर मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से मेरी माँ के सर दर्द वाली बीमारी ने मेरी माँ को निढाल कर दिया था। पापा तो सुबह होते ही नौकरी पर फैक्ट्री पे चले जाते थे। सारा दिन ही माँ और छोटी बहन को मुझे संभालना पड़ जाता था। जैसे ही मुझे 6वां महीना शुरू हुआ तो हमारे घर एक भिखारी आया। हमेशा माँ मुझे मना करती थी कि तुम किसी के सामने भी मत जाया करो, ताकि कोई तुम्हारा बड़ा हुआ पेट देखकर यह समझ ना जाए कि तुम माँ बनने वाली हो। माँ का यह इरादा था कि 9वां महीना शुरू होते ही हम यह बच्चा पैदा होने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़कर आ जाएंगे और उनको अपनाने से इनकार कर देंगे। जैसे ही मैं उस फकीर को भीख देने के लिए उसके पास गई तो माँ मेरे पीछे पीछे चली आई। मुझे कहने लगी कि तू अंदर जा, मैं भिखारी को भीख दे देती हूँ। भिखारी ने मेरी माँ को मुबारकबाद देते हुए कहा, क्यों अपनी बहू को अंदर भेज रही है? मैं कोई डायन थोड़ी हूँ जो तुम्हारी बहू को नज़र लगा दूंगा। भगवान सही सलामत से तुम्हें तुम्हारा पोता दे देगा। वो भिखारी मुझे मेरी माँ की बहू समझ रहा था। माँ ने इस बात को टालते हुए भिखारी को कहा कि माँ, हाँ, इसकी तबीयत कुछ सही नहीं है, इसलिए मैं इसे कोई काम भी नहीं करवाती, इसलिए इसको अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ। जितना आराम करेंगी तो बच्चा तंदुरुस्त ही पैदा होगा। भिखारन की बात मेरे माँ के दिमाग में ही थी, इसलिए माँ ने दोबारा भिखारन से पूछा कि मैं तुमको कैसे मालूम कि पोता ही या पोती भी हो सकती है? भिखारी ने कहा, नहीं बेटा, मैं गलत कभी नहीं बोल सकती। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा ही है, और यह बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ। भिखारिन को माँ ने 10 रुपए का नोट थमा दिया। वो तो खुश होकर वहाँ से चली गई और माँ भी मुझे अब थोड़ी बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब से उस भिखारन ने माँ को बताया था कि मेरे पेट में बेटा पल रहा है, तब से मेरी माँ मुस्कुराए जा रही थी। माँ ने मेरे पास आकर कहा कि भिखारी ने तो बोल दिया है कि तुम्हारे पेट में बेटा ही है। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि बेटा हो जाए। पहले तो मेरा इरादा था कि हम इस बच्चे को नहीं अपनाएंगे और अस्पताल में छोड़ देंगे, पर अब इस बेटे को मैं ही पालूंगी। मुझे बेटे की बड़ी आस थी और भगवान ने मेरी वो आस पूरी कर दी है।
माँ अब खुशी खुशी मेरे बच्चे की तैयारियां कर रही थी। अब वह हर रोज बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सीती और सारा दिन उसी की बातें करती रहती। माँ का इरादा था कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं पूरे खानदान को दावत दूंगी और उनको यही बताऊंगी कि यह बच्चा मैंने गोद लिया है, मेरा बेटा नहीं था, मुझे अब बेटे की ज़रूरत है। मैं उस बेटे को पैदा हो जाने के बाद जल्द ही तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। मुझे भी माँ की बातें सुनकर तसल्ली मिलती थी और दिल को थोड़ी खुशी भी कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जिसका भी है मेरा ही औलाद है। मैं एक माँ होकर अपने बेटे को कैसे जुदा कर सकती हूँ। माँ जब भी बच्चे को मुझसे जुदा करने की बात करती थी तो मेरा कलेजा कटता था, पर मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरी माँ की बात मानना मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं माँ की हाँ में हाँ मिला देती थी। पर अब तो किस्मत ऐसी पलटी थी जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। मेरी माँ डिलीवरी के लिए काफ़ी सारे पैसे जमा कर दिए थे। माँ यह नहीं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी में जरा सी भी कोताही की जाए, कि हम अस्पताल में ही बच्चे को पैदाइश के लिए जाएंगे ताकि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना पहुँचे और वह सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। जैसे ही मेरा 9वां महीना शुरू हुआ तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, कमजोरी बहुत भर चुकी थी क्योंकि परेशानी भी तो बहुत ज़्यादा थी। परेशानी में मुझसे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। पहले मेरी माँ उस बच्चे के आने से अब खुश थी, पर मेरी तो नाजायज औलाद थी और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरी ज़्यादा तबीयत खराब देखकर कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी लेते हुए आएंगे और कोई अच्छा सा इलाज भी डॉक्टर से कर लेंगे। ताकत की दवाई खाऊंगी तो डिलीवरी करने में भी आसानी हो जाएगी। बच्चा पैदा करने के लिए भी तो औरत को ताकत की ज़रूरत होती है, ना खाती हो ना पीती हो, कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। अब डॉक्टर से कहूँगी कि ऐसी दवाई दे दो जिसको खाने की वजह से यह पेट भर खाना तो खा सके। हम गरीब लोग फल खाने से तो रहे, कहाँ से पैसे आएंगे। तुम्हारे लिए कोई फल खरीदूंगी तो पापा की तनख्वाह सिर्फ 10,000 ही है, जिसमें से कोई तुम्हारी डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं। माँ मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले जा रही थी, तभी रास्ते में मुझे वही चौकीदार नजर आया जिसको देखती मैं पहचान गई। भला उसकी सूरत में कैसे भूल सकती थी। मैंने उसको देखती अनदेखा कर दिया और अपना चेहरा फेर लिया क्योंकि मेरी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर रही थी। पर उसने मुझे अच्छी तरह से देख लिया और पहचान लिया। मैं मेरी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली गई और दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गई। उस चौकीदार को देखकर उस दिन वाला घटना मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। भूल मैं कभी नहीं पा रही थी, पर अब उसे देखकर जैसे जख्म ताज़ा हो चुके थे। मैंने माँ को नहीं बताया कि यह वही चौकीदार है, पर मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई। अब फिर से उस चौकीदार की शक्ल भूलने में मुझे काफ़ी दिन लग रहे थे। उस चौकीदार को दोबारा देखने के बाद भी काफ़ी दिनों तक मैं उसको भूल नहीं पाई थी। एक दिन दवाई खाकर मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अभी मेरी आँख लगने ही वाली थी कि मेरी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि किसी के साथ काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में बहस कर रही थी। कोई भारी आवाज़ थी जो माँ को बोल रहा था कि जल्दी से मेरी बीबी को बाहर निकालो, वो मेरी बीबी है और मेरा ही बच्चा है, उसके पेट में पल रहा है। मैं उन दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ और मुझे अपनी बीबी से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। यह आवाज़ सुनने के बाद मैं परेशान हो गई कि आखिर कौन है जो अपनी बीबी को लेने आया है। यहाँ पर तो कोई किसी भी की बीबी नहीं रहती। मेरे दिमाग और गुमान भी नहीं था कि वह चौकीदार हो सकता है। मैं जैसे ही कमरे से निकली तो वह चौकीदार मेरी माँ से बहस कर रहा था कि मैं अपनी बीबी को लेने आया हूँ। किस हक से मुझे अपनी बीबी कह रहा था। मैं तो उसकी बीबी नहीं थी। वह ज़बरदस्ती ही माँ से बहस कर रहा था और झूठ बोल रहा था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो वह बड़े बड़े कदम करते हुए मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई राक्षस मेरे पास मेरी रूह निकालने के लिए आ रहा है, क्योंकि वह शख्स बहुत ही डरावना था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मैं माँ को चिल्लाकर कहने लगी कि बचा लो माँ, मुझे, मैं मर जाऊंगी। माँ ने उसको रोकने की काफ़ी कोशिश की और काफ़ी बातें सुनाई, पर वो रुकने वाला नहीं था। उसने ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए रिक्शे में बिठाया और अस्पताल ले जाने लगा। मैं रोती रही, चिखती रही, चिल्लाती रही, पर उसको जरा रहम ना आया और वह पूरे रास्ते ये कहता हुआ चल रहा था कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही है और मैं ही इसका बाप हूँ। मैं अपने बच्चे को ले जाने आया हूँ। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। मुझे खुद से ज़्यादा तो मेरी माँ की फिक्र हो रही थी, जो रो रही थी और चीख रही थी। रोते रोते मेरी माँ ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि पीछे से मेरी माँ को कुछ हुआ
कुछ हो ना जाए, क्योंकि माँ के सर दर्द वाली बीमारी में माँ अक्सर बेहोश होती जाती थी और काफ़ी घंटों तक बेहोश रहती थी। जब तक उनको इंजेक्शन ना लगे तब तक माँ को होश नहीं आता था। इतनी बड़ी कयामत मुझ पर अचानक ही टूट पड़ी थी, जिसका सामना करना अब बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो वहाँ चौकीदार शायद डॉक्टर से पहले ही इस बारे में बात कर चुका था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते हुए वहीं पर खड़ी हुई उस चौकीदार को बोला कि अगर वक्त से पहले मैंने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो इस लड़की की जान भी जा सकती है, क्योंकि यह काफ़ी कमज़ोर है। जब तुमने मुझसे बात की थी तो मैं समझ रही थी कि तुम्हारी बीवी शायद कोई अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी होगी, पर यह लड़की तो अभी मुझे 18 साल की भी नहीं लग रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि यह कहीं तुम्हारी बीवी भी है या नहीं। और डॉक्टर अभी बोल ही रही थी कि उस चौकीदार ने पैसे की एक गड्डी डॉक्टर के पास हाथ में थमा दी, जिसको देखने के बाद डॉक्टर मुस्कुराने लगी और खुश हो गई। वो चौकीदार से कहने लगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं बच्चे और माँ दोनों को बचा लूंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। उस चौकीदार ने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है, पर अपने मेरे बच्चे को कुछ भी होने मत देना। डॉक्टर ने चौकीदार से कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, उनको कुछ भी नहीं होगा। चौकीदार के बाहर जाते ही मैंने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया कि यह मेरा पति नहीं है, यह ज़बरदस्ती ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। वो डॉक्टर मेरी सारी बात को अनसुना कर रही थी, जैसे मैं उससे बोल नहीं रही हूँ। भला मेरी बात सुनती भी तो कैसे। वो काफ़ी सारे पैसे जो उसके बदले में ले चुकी थी। अभी डॉक्टर मेरी डिलीवरी के लिए तैयार कर ही रही थी कि कमरे में अकेले ही खड़ी थी, मेरे पास में पड़ी हुई गुलदान उठाई और डॉक्टर के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी सारा खून बहने लगा और वह ज़मीन पर गिर पड़ी। क्योंकि चोट लगने की वजह से डॉक्टर चिल्ला उठी थी, तो कमरे के बाहर दरवाजे पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। वो बोलने लगी कि क्या हुआ, ये किस चीज़ की आवाज़ है। डॉक्टर का नाम लेकर उसको बुलाने लगे, पर मैं खिड़की खोलकर वहाँ से भाग गई। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था, तो किसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। पर यह बात मेरे बच्चे की थी। अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाता, और मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं देना चाहती थी। मैं रिक्शे में बैठकर अपने घर गई। यहाँ पर मेरी माँ बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। मेरी छोटी माँ के पास बैठकर रोए जा रही थी। पापा की फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे और ना ही हमारे घर में शायद उस वक्त कोई आया था जो माँ को ज़मीन से ही उठा लेता। मैंने माँ के चेहरे पर पानी फेंका तो मेरी माँ उसी वक्त होश में आई, मुझे देखकर खुश होने लगी और मुझसे पूछने लगी कि चौकीदार ने मुझ पर कोई जुल्म तो नहीं किया या मुझे मारा तो नहीं। पर मैंने माँ को बता दिया कि डॉक्टर को कमरे में मारकर खिड़की से भागकर आई हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने माँ से कहा कि हमें अब अपने डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में अब जोर का दर्द उठने लगा है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। माँ ने संदूक से वह पैसे निकाले और हम उस डॉक्टर के पास चले गए जिससे हम हमेशा चेकअप करवाते थे। उस वक्त वहाँ पर पहुँचकर हमें पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ चुका है और जल्द से जल्द हमें डिलीवरी ही करनी होगी। माँ ने अपने साथ लाए हुए रकम उस डॉक्टर को थमा दी तो डॉक्टर ने मुझे लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। कुछ ही घंटों के बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसे देखकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। उस बेटे को देखकर माँ के साथ साथ मैं भी खुश होने लगी, पर साथ ही साथ हम दोनों को इस बात का भी डर था कि कहीं वह चौकीदार आकर हमसे बच्चा छीन ना ले। डॉक्टर ने हमें 3 दिन अस्पताल में रुकने के लिए बोला था, तो माँ परेशान हो गई कि अब हम पापा को क्या जवाब देंगे कि 3 दिन हमें कहाँ रुकना पड़ा रहा है, क्योंकि पापा को तो मेरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। जब भी पापा घर में आते थे तो मैं अपना पेट चादर से छुपा लेती थी या फिर कमरे से नहीं निकलती थी। पापा की तो रूटीन थी, सुबह फैक्ट्री जाते और शाम को ही घर आते थे। माँ ने पापा को कॉल की और बता दिया कि मैं मौसी की तरफ दूसरे शहर आई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ दिनों में ही वापस आ जाएंगे। अब पापा वाली परेशानी तो खत्म हो गई थी, पर चौकीदार वाली परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यह बच्चा वो चौकीदार हमसे ज़रूर छीन लेगा। अस्पताल में रहते हुए हमें अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि माँ ने अस्पताल के कमरे में लगे हुए टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर चलने वाली न्यूज़ ने तो हमारा दिल ही खुश कर दिया था। उसमें उसी चौकीदार की तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। वह चौकीदार उसी डॉक्टर के कत्ल केस में गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों ने आखिरी बार उस चौकीदार को ही उस डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखा था और कमरे में भी आखिरी वक्त मैं सिर्फ वहीं उस डॉक्टर के साथ मौजूद था। अब हमारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं और माँ बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमें बहुत ही
प्यारा चाँद जैसा बेटा मिल गया था। मेरी माँ ने सारे गाँव वालों को दावत देकर बुलाया और कहा कि मैंने यह बच्चा गोद लिया है। मुझे बेटे की बहुत आस थी, इसलिए आज से यही मेरा बेटा है। इस दावत में माँ ने मेरे होने वाले ससुर को भी बुलाया था और उसने माफ़ी भी मांग ली थी। उसने उनकी बेइज्जती कर दी थी क्योंकि अंकल ने मेरी शादी की बात कही थी। माँ ने अब मेरे होने वाले ससुर को बोला कि जब भी आप चाहो शादी की तारीख पक्की कर दो। पर होने वाले ससुर ने तो ये बोल दिया कि मेरे बेटे को फौजी बनने का शौक़ है, वह अब फौज में नौकरी करने के बारे में सोच रहा है। वहाँ से छुट्टी होकर वापस आएगा, हम शादी कर देंगे। अब हम सब बहुत खुश थे और कुछ महीनों बाद ही मेरी धूमधाम से शादी हो गई। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।